हम बात कर रहे हैं टॉपिक सुपरविज़न या पर्यवेक्षण की। ये क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक और तकनीकी। इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि ये देखा जाए कि कार्य सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। मेथड हमने इसके देखिए, इसमें हम बात कर चुके हैं। कार्यों का मानकीकरण किया जाता है, कार्मिक कर्मचारियों की स्वीकृति होती है, कार्य के लिए एक बजट जारी किया जाता है ताकि पर्यवेक्षण आसानी से किया जा सके। इसी क्रम में हम अब आगे बात कर रहे हैं पूर्व स्वीकृति। इसकी पर्यवेक्षण के लिए पहले से ही अनुमति लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार नियोजन समन्वय के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह पर्यवेक्षण के लिए भी योजनाओं और कार्यों का पहले से ही उन्हें अप्रूवल करवाना जरूरी होता है। इस तकनीक में योजना शुरू करने से पहले उच्च अधिकारी की सहमति लेनी पड़ती है। इस तकनीक से पर्यवेक्षक को संगठन की नीति, योजना और क्या कार्यक्रम होंगे उसकी पहले से ही जानकारी मिल जाती है। साथ ही पर्यवेक्षक को यह भी पता चल जाता है कि इन नीति, योजना और कार्यक्रम में हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं या क्या क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। पर्यवेक्षक को ये आसानी से पता चल जाता है कि कार्यों में क्या क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समय रहते हम कैसे समाधान कर सकते हैं। भारत के सरकारी विभाग के कार्यक्रमों में सहमति वित्त विभाग के द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार बहुत से कार्यों में सहमति विभाग के अध्यक्ष के द्वारा भी दी जाती है, क्योंकि संगठन की पद सोपान श्रृंखला में सभी को ये मालूम होता है कि उसे कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। जब श्रृंखला में ये स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि कार्य कौन से करने हैं, किस तरीके से करने हैं, कितने समय में पूरे करने हैं, तो एक प्रभावशाली पर्यवेक्षक आसानी से लक्ष्य को अगर सुनिश्चित तरीके से योजना बनाए तो आसानी से संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये एक पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन फिर भी कई बार इसकी यह कहकर आलोचना कर देते हैं आलोचक कि इससे कार्यों में देरी होती है, तनाव बढ़ता है अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में, संगठन को बहुत सारी हानि होती है, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का जन्म होता है। यह भी कहा जाता है कि उच्च अधिकारी पर्यवेक्षण के नाम पर केवल औपचारिकता को ही पूरा करते हैं, वो वास्तव में पर्यवेक्षण या सुपरविज़न किसी भी संगठन का नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवेदन। उच्च अधिकारी को संगठन की प्रगति के बारे में बताने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है रिपोर्ट भेजना। यह रिपोर्ट दैनिक हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, पाक्षिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, त्रैमासिक हो सकती है या वार्षिक हो सकती है। रिपोर्टों के आधार पर प्रबंधक को संगठन के कार्यकलापों की वास्तविक जानकारी मिल जाती है और वो उनका मूल्यांकन भी कर लेता है। प्रतिवेदन में संगठन की गतिविधियाँ, उनकी समस्याएं, उनके उद्देश्य प्राप्त करने में क्या क्या समस्या आ रही हैं, इन सब के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है। नेक्स्ट है निरीक्षण। निरीक्षण या जांच पर्यवेक्षण की एक सबसे पुरानी टेक्निक है। जब से संगठन बना है तब से निरीक्षण महत्वपूर्ण तरीका रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य यह रहता है कि वो ये देखे कि अधीनस्थ इकाई निर्धारित मानक नियम के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है। उच्च अधिकारी खुद जाकर किसी भी कार्यालय में जाकर कर्मचारियों का निरीक्षण कर सकता है और वास्तविकता का पता लगा सकता है। एल डी वाइट ने निरीक्षण में शामिल किया है
कानून या प्रशासनिक आदेशों द्वारा मानकों का निर्धारण किया जाता है। इसका पालन नहीं करने पर दंड दिया जाता है। निरीक्षण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आदेशों की पालना की जांच कार्यस्थल पर जाकर की जाती है। आवश्यकता लगे तो उसमें संशोधन किया जाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई हो तो अपील का अधिकार दिया जाता है। अदालत को द्वारा समीक्षा का अवसर मिलता है। लेकिन मिलेट ने निरीक्षण, खोजबीन और पर्यवेक्षण में अंतर बताया है। उनका कहना है निरीक्षण का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है। निरीक्षण अपने आप में प्रबंधन का अलग से कार्य नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षण प्रक्रिया का एक भाग है। जांच पड़ताल का उद्देश्य प्रबंधकीय सत्ता के दुरुपयोग या किसी घटना की जांच से संबंधित होता है। अब हम ये बात करते हैं पर्यवेक्षक क्या होता है। पद सोपान व्यवस्था में उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी का पर्यवेक्षक होता है। इसको सुपरवाइजर भी कहते हैं। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव, विभागों में विभागीय सचिव, निदेशालय में निदेशक, जिले में जिला कलेक्टर, पंचायत समिति में विकास अधिकारी और कॉलेजों में प्रिंसिपल ही पर्यवेक्षक होते हैं। कई संगठन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही कर्मचारी के कई पर्यवेक्षक होते हैं। यह हर संगठन की रचना पर निर्भर करता है। पर्यवेक्षक दो तरह के होते हैं, सूत्र पर्यवेक्षक और कार्यात्मक पर्यवेक्षक। सूत्र पर्यवेक्षक जो पद सोपान से जुड़े होते हैं और जिनकी सत्ता से सीधा संबंध होता है, जैसे पुलिस महानिदेशक। दूसरा है कार्यात्मक पर्यवेक्षक, जिन्हें हम स्टाफ पर्यवेक्षक भी कहते हैं। जब किसी कर्मचारी के कार्यों का पर्यवेक्षण उसके मूल विभाग के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है तो वो कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहलाता है। जैसे जिला कलेक्टर शांति व्यवस्था के लिए जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यात्मक पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक के कार्य जो होते हैं वो FM मार्क्स ने इस प्रकार बताए हैं। तकनीकी कार्य, अधीनस्थ जो तकनीकी पर्यवेक्षण वो होते हैं जो संगठन के लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम और अधीनस्थों द्वारा की जा रही गतिविधियों से संबंधित होते हैं। संस्थागत पक्ष या संस्थागत कार्य, इस कार्यों में वो कार्य शामिल है जो संगठन के नियम और उद्देश्यों के अनुसार होते हैं। पर्यवेक्षक को ये पता होना चाहिए कि संस्था के वास्तविक उद्देश्य क्या है। थर्ड है कार्मिक पक्ष, जहाँ पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों के मध्य मानवीय संबंध की व्याख्या करते हैं। पर्यवेक्षक के पास अधीनस्थों से काम लेने का अधिकार तो होता है, लेकिन इतना नहीं, उन्हें मानवीय संवेदनाओं के संबंध में कार्य करना पड़ता है। पर्यवेक्षक को कुछ और काम भी करने पड़ते हैं, जैसे अधीनस्थों की शिकायतों को ध्यान से सुने और उन्हें दूर करे, अधीनस्थों के साथ सहयोग से काम करे, संगठन की नीतियों से अधीनस्थ को बताए कि संगठन की नीतियाँ क्या क्या है, गलतियों में सुधार करे, कठिनाइयों को दूर करे, अनुशासन बनाए रखे, अधीनस्थ के कार्यों का मूल्यांकन करे कि अधीनस्थ कैसे कार्य कर रहे हैं, कितना और काम बचा है, अधीनस्थों को प्रशिक्षित करे, खुद का ज्ञान सूचना को में वृद्धि करे, कार्य और नियमों में सुधार करे, अधीनस्थों में कार्य का विभाजन करे, कार्य की योजनाएं बनाए, अपने पद के कर्तव्यों के लिए सजग रहे। साथ ही एक फिफ्नर ने अच्छे पर्यवेक्षक के कुछ गुण बताए हैं। फिफ्नर ने कहा है उस अच्छा पर्यवेक्षक वो होता है जिसमें बौद्धिक सतर्कता, प्रबंधकीय योग्यता, साहस, नैतिकता, कार्य के प्रति प्रेम, व्यक्तिगत योग्यता, कार्य से संबंधित ज्ञान और कार्य के प्रति प्रेम हो। हेल्से ने कहा है एक अच्छे पर्यवेक्षक वो होते हैं जो अपने कर्तव्य आदर्शों के प्रति जागरूक होते हैं, उनमें लोगों से कार्य करने की चतुराई होती है,
साहस होता है, उनमें आत्मविश्वास होता है, वो न्यायप्रिय होते हैं। कार्य और सभी मामलों की उन्हें पूरी तरह से जानकारी होती है। सरकारी संगठनों में सभी तरह के व्यक्ति कार्य करते हैं। कुछ पदोन्नत होकर आते हैं, कुछ वरिष्ठ होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर पर्यवेक्षक उन सारी योग्यताओं से परिपूर्ण हो जो एक अच्छे पर्यवेक्षक के लिए जरूरी होती है, लेकिन यह कहा जाता है कि प्रशिक्षण की तकनीक जैसे सम्मेलन विधि, कार्य का प्रशिक्षण, संगठन के व्यवहार के माध्यम से हम पर्यवेक्षक के गुणों का विकास कर सकते हैं। हेल्से ने इसीलिए कहा है, कई बार ये पता चल चुका है कि सामान्य बुद्धि तथा ईमानदारी से लोगों की सेवा के इच्छुक व्यक्तियों में पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक गुण विकसित किए जा सकते हैं। आवश्यक तकनीक सिखाई जा सकती है और उनके प्रयोग की विद्या को अभ्यास द्वारा स्थायी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट, ये आपका बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के थर्ड सेक्शन है, पर्यवेक्षण। उसका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने आपसे पर्यवेक्षण क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, अच्छे पर्यवेक्षक के गुण क्या होते हैं, पर्यवेक्षण की कौन कौन सी तकनीकें होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है।